नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे आज आप देख रहे हैं थंबनेल पर कि आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। आबकारी आरक्षक की भर्ती में सभी ने बताया है कि ये सिलेबस होगा, ये एज होगी, लेकिन आज मैं स्पेशली उस वीडियो को लेकर के आया हूं कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि एक्चुअल में आबकारी जो आरक्षक होता है उसका कार्य क्या होता है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल होता है वही होता है क्या, या आबकारी आरक्षक अलग होता है, या फिर उसकी जो फैसिलिटीज वगैरह जो चीज मिलती है वो क्या है, उसके बाद में सैलरी वगैरह क्या है, और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और उसके बाद में आपको आबकारी आरक्षक के बारे में वो चीजें पता चल जाएगी जो बच्चे जानना चाहते हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चे दूसरी एग्जामों की, हायर एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय भी लगता जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे क्या आबकारी आरक्षक बनने के बाद में भी उस एग्जामों को तैयार करने के लिए समय मिलता है क्या, किस प्रकार से कर सकते। इस वीडियो में आपको वो सभी पूरी डिटेल मिलेगी जो एक आबकारी आरक्षक की भर्ती आने के बाद बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखें, पूरा देखने के बाद आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी कि आज का हमारे वीडियो देखने के बाद में आपको आबकारी आरक्षक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अपन इसी चीज को शुरुआत करते हैं। साथ ही जो बच्चे आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हमारी ऑफलाइन बैचेस भी चल रही है। सबसे हम पहले बात करें कि एक्साइज डिपार्टमेंट। अब एक्साइज डिपार्टमेंट मतलब आबकारी। अब ये डिपार्टमेंट क्या है, कैसे है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल। तो आबकारी मतलब आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य में शराब भी बिकती बिकती है। अब शराब बिकने के बाद में भी आप देखेंगे कि यह जो शराब है, इस शराब से रिलेटेड सरकार जब इसे बेचने के लिए लाइसेंस जारी करती है, ये भी आबकारी विभाग का ही काम होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का ही होता है। कि जो आपने देखे होंगे जो शराब के जो ठेके होते हैं या दुकानें होती है वो संचालित होती है, फैक्ट्रियों में बनती है। तो उसी से रिलेटेड आज के वीडियो में आपको हर वो जानकारी हम बताने की कोशिश करेंगे जो एक बच्चा जानना चाहता है। तो सबसे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट। अब एक्साइज डिपार्टमेंट दो लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। अब सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, तो सेंट्रल लेवल का जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है वो आबकारी विभाग की जो चीजें करता है, तो वो या तो क्या काम करता है, या तो जीएसटी से रिलेटेड चीजें देखता है, या फिर वो देखता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स से रिलेटेड जो वर्क होता है एक्साइज डिपार्टमेंट में वो सेंट्रल लेवल पे देखता है। और इसकी भर्ती कैसे होती है, एसएससी से होती है। एसएससी के थ्रू जो आते करते हैं वो सेंट्रल लेवल के होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पर भर्ती कहां से होती है, तो या तो वो एमपीपीएससी से होती है, या फिर दूसरी बात कहें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, वैसे एमपीपीएससी के थ्रू होती है आबकारी में इंस्पेक्टर की भर्ती। इसके बाद में होती है काय की आरक्षक की भर्ती। ये आपकी स्टेट लेवल की भर्तियां हैं। और आज का वीडियो जो हम देखेंगे तो वो पूरी तरीके से आपको इस आरक्षक की भर्ती से रिलेटेड भी है। साथ ही हम दूसरा भी देखेंगे कि एमपीपीएससी से जो एक्साइज में जो इंस्पेक्टर बनते हैं, आबकारी में इंस्पेक्टर बनते हैं, उनका क्या वर्क होता है, कैसे। तो इन दो तरीके से एंट्री होती है काय में, एक्साइज डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे एमपीपीएससी और आरक्षक से लेकर भर्ती होती है। फिर वर्क स्टाइल देखें तो हम आगे जाकर के पूरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जितनी भी अब इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है। तो जितनी भी मदिरा की दुकानें चलती है इनको लाइसेंस भी जारी होते हैं। इसी के बाद में देखिए कहीं पर अवैध रूप से तो नहीं शराब बिक रही है, कहीं पर जो कच्ची शराब बनाई जा रही है वो कच्ची शराब लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, मतलब बनती तो है ही है, लेकिन आप उसका व्यापार तो नहीं कर रहे हैं। यदि व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं। भांग की दुकानें जो संचालित हो रही है, क्या वो लाइसेंसधारी भांग की लाइसेंस है कि नहीं उनके पास में। उसके बाद आप और भी देखेंगे कि जितने भी बियर बार वगैरह जो होते हैं इनको भी जो संचालित होते हैं, ये जिनने प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू परमिशन ले रखी है, क्या वो सभी चीजें वैसी चल पा रही या नहीं, इलीगल तरीके से तो नहीं हो रही। सब पूरा वर्क होता है एक्साइज डिपार्टमेंट का। चलिए इसी के हम आगे देखेंगे। तो हम बात करें आबकारी आरक्षक की पोस्ट, कि आबकारी आरक्षक जो होता है इसकी पोस्ट क्या होती है। तो आबकारी आरक्षक की जो पोस्ट होती है वो कार्यपालिक थर्ड ग्रेड की जॉब होती है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल होता है सेम आबकारी में आरक्षक होता है, दोनों की वर्दी सेम होती है। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस म प्र पु लिखा होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो होता है उस पर
लेकिन इसमें लिखा होता म प्र आ, मध्य प्रदेश आबकारी, ये लिखा होता है आबकारी के इसमें। इसी के बाद में आप देखेंगे कि दोनों की वर्दी सेम होती है, ड्रेस भी सेम होती है, लेकिन पुलिस विभाग को एक प्रकार से उनका बेच नंबर से जाना जाता है, लेकिन आबकारी विभाग चलता है उसमें कोई बेच नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसका स्टाफ लिमिटेड उतना ही होता है जितनी आवश्यकता होती है और उसके अनुसार ही भर्ती निकलते जाती है। इसी के साथ पहले भी कहे तो पहले भी भर्ती आई थी, आबकारी विभाग में भी आई थी, उसमें बेकलाक के भी पद आए थे, इस बार भी आई है और इस बार भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी पोस्ट आई है, महिलाओं के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो कार्यपालिक 3rd ग्रेड का पोस्ट होता है मध्य प्रदेश आबकारी, उसका जो यहाँ पर जो साइन लगी होती है उस पर लिखा होता है म प्र आ, जो मध्य प्रदेश आबकारी से रिलेटेड होता है। अब इसी एग्जाम की बात करें तो इसी एग्जाम के बारे में भी हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने क्लियर कहा है कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आप केवल 12th पास हैं तो आप आबकारी आरक्षक की भर्ती दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और अभी आपने जैसे देखा, अभी हम आगे वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे क्या क्या वर्क रहेगा। तो हमने क्या देखा है कि स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल दोनों लेवल पे एंट्री होती है। उसी के बाद में आरक्षक के समान ही जिस व्यक्ति ने 12वीं पास की है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन आगे देखेंगे कि एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो केवल और केवल कोई स्पेशली क्राइटेरिया नहीं है, आप केवल 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपकी उम्र जो उन्होंने क्राइटेरिया में दी गई है, पीडीएफ में दी गई है, उसी के अनुसार है। अब इसमें किसी प्रकार से कोई स्ट्रीम का नहीं है, आप भले ही साइंस से हैं, आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से, कोई भी XYZ बंदा जिन्होंने 12वीं पास की वो इस एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद में कहे कि क्या क्या उसने अर्हताएं मांगी है, तो अर्हताओं के रूप में उन्होंने कहा है कि आबकारी आरक्षक के लिए जो मेल होगा, मतलब पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब जो भी फिजिकल, अब चेस्ट ब्रेस्ट वाला जो पार्ट है तो महिला के लिए तो लागू नहीं है, जो मेल है उनके लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, यदि आप इस प्रकार से खड़े होते तो 81 होना चाहिए, और जैसे भी आप सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, 86 होना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे की मेरा फूलेगा या नहीं फूलेगा, तो हम आपसे फिर बताएं, जो हमारे फेफड़े होते हैं हम पूरी तरीके से सांस को अंदर लेते हैं और थोड़ी सी देर रोक लेंगे, तो यदि हमारे फेफड़े लंग्स जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है, सुरक्षित मतलब किसी प्रकार की कोई डिसीज नहीं है आपको, तो आपके 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होते ही होते हैं, सभी के होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी हवा हम जब अंदर की ओर लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर फूल जाते हैं, और इसका पर्पस यही होता है कि 5 सेंटीमीटर प्रॉपर फूल रहा है, मतलब आपके लंग्स जो हैं बिल्कुल अच्छे हैं। यदि किसी को किसी प्रकार की डिसीज होती है तो वो सांस भी लेता है तो उसका जो चेस्ट होता है वो इतना एक्सपांड नहीं हो पाता, 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ पाता है। तो यही उन्हें मांगा है, तो 12वीं मांगा है, इतना आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसी के बाद और देखें हम तो निर्धारित आयु सीमा, तो निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो ये कैसी है? ओपन भर्ती है। अब खुली प्रतियोगिता मतलब ओपन भर्ती के तौर पे हम बात करें कि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब यदि आप 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि ये जो उम्र देखी जाएगी वो 1/1/2024 से काउंट की जाएगी, कि आपकी 18 वर्ष उम्र पूरी होना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे तो 18 वर्ष और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपकी एज। साथ ही उन्होंने ये कहा कि यदि कोई महिला आवेदक है या रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से, आरक्षित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या शासकीय निगम मंडल में कोई भी कर्मचारी जो जॉब कर रहा है तो 18 वर्ष तो पूर्ण कर लियो, उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 38 वर्ष तक की उम्र तक वो एग्जाम दे सकता है। अब आप देखें कि 18 से 33 वर्ष ओपन सभी के लिए, 18 से 38 वर्ष ओपन सभी के लिए, 12वीं केवल मांगी गई है कि 12वीं ही पास होना चाहिए। 12वीं मतलब 12वीं पास है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसी के बाद में आप देखें कि वेतनमान की बात करें तो आबकारी आरक्षक हमने पहले ही देखा, 3rd ग्रेड की कार्यपालिक 3rd ग्रेड की जॉब है। पुलिस में कांस्टेबल होता है वैसा ही आबकारी में आरक्षक होता है। अब इसकी जो सैलरी की बात करें तो 19,500 से, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक रूल लागू किया है कि जैसे भी आपकी भर्ती होती है तो प्रथम वर्ष जो आपकी सैलरी रहेगी, प्रथम वर्ष आपको 70% दी जाएगी, द्वितीय वर्ष आपकी सैलरी में फिर 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 80 होगी, तृतीय वर्ष
आपको 90% दी जाएगी और चौथे वर्ष से आपको पूरी 100% सैलरी मिलने लग जाएगी, ये उन्होंने कही थी। तो ये जो पदनाम, ये वेतन होता है, ये इसका बेसिक वाला पार्ट है। अब आप जैसे भी ज्वाइन करते तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में आपको उसके अनुरूप सैलरी भी प्राप्त होगी। अब आबकारी आरक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस में जो आरक्षक होता है, अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर स्लाइड लगी हुई है कि न्यू बैच। अब बहुत सारे बच्चे इस आबकारी आरक्षक की तैयारी करना चाहते हैं। आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ। हम बिल्कुल आबकारी आरक्षक की एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी बैच 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। 5 मार्च 2025 से हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये बैच बिल्कुल उसी लेवल पर चलेगी, उसी प्रकार से तैयारी करेंगे और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा वेटेज होता है उसको हम बेहतरीन लेवल पर लेकर के चलेंगे। और ये एक एग्जाम इसी है कि जो कुछ एग्जाम में केवल एक ही पेपर है, यदि आपने उस एक पेपर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपकी जॉब भी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि कोई स्पेशली अलग तरीके से क्राइटेरिया नहीं मांगा, कोई ना कोई फिजिकल के मार्क्स ना कुछ। तो ये हमारी आपका भी आबकारी आरक्षक की हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कब से स्टार्ट होगी? 5 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाली। सर्वश्रेष्ठ अनुभवी और फैकल्टी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी रहेंगे, विशेष कक्षाएं भी रहेगी, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी रहेगी। और हम और कहीं मैथ्स की क्लास, जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस चल रही है। रवि सर की मैथ्स की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। और ये एग्जाम ऐसी है कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल कहें, कम से कम 50 से 60 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग ही होता है। और जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग भी अच्छी होती है, और यदि नहीं भी होता है तो आप मेहनत करें, उस लेवल की मेहनत करें और मैथ्स को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रवि सर की क्लास जुड़े। हमारी आबकारी आरक्षक की जो 5 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाली है, इससे आप कनेक्ट करें। बिल्कुल न्यूनतम फीस है, डेमो फ्री है, आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। और भी जो बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9009742232। इस पर कॉन्टेक्ट करके भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर हम इसी के साथ में और आगे देखें कि परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई 12th वाली एग्जाम है, 12th वाली एग्जाम के बाद में ओपन 18 से 33 वर्ष सभी चीजें हैं। अब इसका जो पेपर होगा उसमें यही चीज आएगी, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का है। बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी एंड मानसिक अभिरुचि, कितने? 30 नंबर का है। विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 नंबर का है। अब बच्चों हम आपसे बताएं, जिस प्रकार से आरक्षक की भर्ती होती है, आरक्षक की भर्ती में क्या होती है? नंबर ऑफ पोस्ट हजारों में होती है, हजारों में होती है। यही सेम सिलेबस होता है, लेकिन क्या होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस वगैरह होता ही होता है। लेकिन मैं आबकारी आरक्षक की बात करूं कि जब आबकारी आरक्षक की बात होती है तो इसमें साइंस का वेटेज बढ़ जाता है। साइंस आपको आना चाहिए, अच्छे नंबर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि ये जो वेटेज है, ये साइंस डेफिनेट आपको जितना अच्छा होगा उतने अच्छे स्कोर कर पाएंगे और इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। हम आपसे फिर बताएं कि इसके पहले जब 2022 में भर्ती आई थी, जब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 84 गया था और जब नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी, इस बार तो कम है, तो आप कहीं से भी जनरल कैटेगरी वाले तो 86 नंबर कट ऑफ मान के चले। लेकिन गर्ल्स के लिए एक अच्छी बात है कि उनके लिए अलग से पोस्ट दी हुई है, और जो गर्ल्स उस कैटेगरी को फाइट करेगी उनके लिए ही वो चीजें रहेगी। तो ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग चीजों को तैयार करें। अब उसी के बाद वापस से हम करें, जो हमने पहले ही कहा कि इस वीडियो में आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी जो आप इस आबकारी आरक्षक से रिलेटेड जानना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एचओ। अब आबकारी आरक्षक जो होता है, आबकारी आरक्षक का वर्क कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कैसे इसमें हिरार्की कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये जो होता है, तो यहाँ पर जो भी मेन होते हैं ऑफिसर्स, वो होते हैं कमिश्नर रैंक के। कि कमिश्नर रैंक के जो होते हैं वो बैठते हैं हेड ऑफिस पर बैठते हैं। अब उसी के बाद में आप बात देखेंगे तो एक होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। अब ये वाला जो ऑफिस होता है ना, ये होता है संभाग लेवल पे, कि ये होता है, ये संभाग लेवल पे होता है। और इस संभाग लेवल के ऑफिस पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं। अब उसी में आप देखेंगे कि उससे छोटे लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में कहे तो ये जो होता है ये जिले लेवल पर होता है। जब जिले लेवल पे होता है तो यहां पर दो चीज होता है, एक तो असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकते हैं, कि असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकते हैं, या फिर यहां पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज
ऑफिसर। अब ये डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर वही है जो एमपीपीएससी से आप इंस्पेक्टर बना था, इंस्पेक्टर का प्रमोशन होने के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही यही बैठते हैं। और ये कहां पर होता है? जिले लेवल पे होता है। जिले लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर भी, कहीं पर बड़े जिले होते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर देखते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होते हैं। अब क्या होता है, जो एक पूरा, मैं आपसे फिर कहूं, ये पूरा जिला है। अब इस जिले को ही, अब एक ही व्यक्ति तो इन पूरी सभी चीजों को देख नहीं पाएगा, इस जिले में ही फिर क्या किया जाता है, इस जिले में अलग अलग सर्कलों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये मैंने जो व्हाइट वाले इससे बनाई है, ये क्या है? ये अलग सर्कल है। ये सर्कल मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये हमने 6 सर्कलें बना दी। अब जो एक्साइज कंट्रोल रूम होता है वो एक जिले के अंतर्गत, जैसे कोई से जिले में हम सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में बात कहें कि तहसीलें होती है, उसी प्रकार से एक्साइज में क्या किया जाता है, इन्हें सर्कल में बांटा जाता है, सर्कल को। और यही चीजें, ये एक्साइज कंट्रोल रूम, इन्हीं से उसे कंट्रोल किया जाता है। और यहां पर होता है एक्साइज इंस्पेक्टर, कि एक्साइज जो इंस्पेक्टर होता है, जो एमपीपीएससी से चयनित होता है, वही इस कंट्रोल रूम का प्रभारी होता है। और इसी कंट्रोल रूम में आबकारी आरक्षक होंगे, उनकी भी नियुक्तियां होगी। मतलब एक कंट्रोल रूम में एक एक्साइज इंस्पेक्टर होगा जो एमपीपीएससी के थ्रू चयनित व्यक्ति होगा, उसी के अंतर्गत आबकारी में आरक्षक होते हैं। अब यदि कहीं आप और देख रहे हैं फैक्ट्री वगैरह, तो आपने एक और चीज देखा होगा कि लीकर की फैक्ट्रियां होती, शराब, जहां पर शराब बनाई जाती है। शराब बनाई जाने के बाद में हर फैक्ट्री की एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन क्या है, आज के समय में यदि लिमिटेशंस, जितने क्या लाइसेंस होता है उससे ज्यादा व्यक्ति की क्या डिमांड है, जितनी ज्यादा बढ़ती उतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता। लेकिन जिस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू आपको ये फैक्ट्री की ओपन करने के लिए परमिशन दी गई कि आप उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत कर रहे हैं, ये भी एक्साइज डिपार्टमेंट का काम होता है। जितने भी वेयर हाउस जहां पर भी शराब बनती है, उस शराब बनने के बाद में यदि उन्हें जहां पर भी स्टोरेज किया जा रहा है वो प्रॉपर वही वाली मदिरा को स्टोरेज किया जा रहा है या दूसरी तो नहीं, यदि उसमें भी यदि कोई चीज है तो क्या यहाँ पर नकली शराब तो नहीं यूज की जा रही, वो तो नहीं स्टोर की जा रही लोगों के बीच में, ये पूरी की पूरी क्या होती है, एक्साइज जो डिपार्टमेंट होता है उसी में किस किस लेवल पर कहां कहां पर पोस्टिंग होती है। तो जो एचओ होता है, हेड ऑफिस होता है, वहां कमिश्नर रैंक के सर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस संभाग लेवल पे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं और उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो होता है वो जिले लेवल पे होता है, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर होते हैं। और एक्साइज कंट्रोल रूम में एमपीपीएससी के थ्रू जो चयनित होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, उनके अंतर्गत ये होती है। और जो आबकारी आरक्षक होगा वो इन्हीं कंट्रोल रूम में ही एक इंस्पेक्टर के अंतर्गत एक कंट्रोल रूम होता है, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे आबकारी आरक्षक होते हैं। अब फैक्ट्री वगैरह जो होती है जहां शराब बनती है वहां पर भी चीजों को देखना है, वेयर हाउस जहां पर स्टोरेज किया है उन्हें भी देखना है। अब फिर आगे चले कि ये तो हो गई बात कहां पर, अब स्पेशल कहे कि आबकारी आरक्षक के कार्य, आबकारी डिपार्टमेंट या आबकारी आरक्षक के कार्य क्या है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि स्पेशली यदि कहें कि आबकारी आरक्षक के क्या कार्य हैं, तो एक तो मदिरा से संबंधित अपराधों पर रोकथाम करना, जितनी भी लिकर से रिलेटेड चीजें होती ना उन पे रोकथाम, कि वो कैसे, कि यदि कहीं पर किसी भी एक सरकार ने लाइसेंस देने के बावजूद एक शराब की दुकान को संचालित करने के लिए किया गया, क्या उसके पास में जिस प्रकार से लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन पर उसने दुकान खोली, क्या उसी के अनुरूप संचालित हो रही या नहीं, जो प्रकार जो शराब बनाई गई फैक्ट्री में क्या वही वहां पर सेलिंग हो रही है या वो इलीगल तरीके से या कोई केमिकल वगैरह के थ्रू तो नहीं बना रहे। आप और भी देखेंगे कि यदि कहीं पर भी एरिया में भांग की जो दुकान है, कि भांग दुकान जो होती है वो लाइसेंस वाला ही से संचालित कर रहा है या नहीं। जो आपने देखे होंगे बार वगैरह होते हैं, उन्हें जो संचालित हो रहे हैं उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं, कोई अवैध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। इसी के बाद में आप देखेंगे कि शराब तो सरकार संचालित करती है, लेकिन हर व्यक्ति यदि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, यहां से वहां लेकर के जाता है, तो हर व्यक्ति को ले जाने के लिए एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को तो ले जाने के लिए स्वतंत्रता दी हुई है तो मैं चाहे जितनी ले जाऊं। हर व्यक्ति का एक लिमिटेड क्राइटेरिया, क्या उससे ज्यादा तो नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहां से वहां, मतलब यहां से वहां सप्लाई वाला काम तो नहीं कर रहा है।
साथ ही यदि कहीं पर कच्ची शराब बनाई जा रही है तो कच्ची शराब का कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है। यदि ये सभी कार्य होते हैं तो इन सभी जगह पर आबकारी आरक्षक, और एक बात ध्यान रखिएगा, आबकारी आरक्षक कभी भी दबिश नहीं देगा। यदि जब भी दबिश देगा तो कम से कम उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर होगा ही होगा, उसी के तहत कहीं पर भी जाकर के दबिश दी जाएगी। और एक जगह पर आबकारी आरक्षक का काम ये तो होता ही होता है, इनकी जगह पर ड्यूटी भी लगती है, फैक्ट्रियों में लगती है, वेयर हाउस में लगती है, और जहां पर भी उस सर्कल से रिलेटेड, जैसे हमने बताया था कि उसकी जो जिले में जो सर्कल बनी होती है उसमें किसी भी प्रकार से अवैध गतिविधि आबकारी से रिलेटेड हो रही है तो इन सभी पर निगरानी रखना भी उसी का काम होता है। इसी के साथ में और भी कहें तो जो भी समय समय पर विभाग के द्वारा कार्य दिए जाते हैं वो भी उसके कार्य होते ही होते हैं। आप बहुत सारे बच्चे और देखते हैं कि जैसे ये भांग दुकान और ये चीजें कैसे, तो ये भी कहाँ के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आबकारी आरक्षक का स्पेशली वर्क क्या है। अब हम बात करें प्रमोशन और फैसिलिटीज और ये वाली बात, तो इसमें क्या होता है आबकारी आरक्षक में कि यदि किसी भी आबकारी आरक्षक का प्रमोशन होगा तो हेड साहब बनेगा, जैसे पुलिस विभाग में होता है। लेकिन आबकारी आरक्षक का कार्य कहीं से कहीं पर भी पुलिस जैसा लड़ाई झगड़ों को सुलझाना नहीं है, उसका वर्क ही नहीं है। दूसरी बात करें इसकी ट्रेनिंग वगैरह की, तो इसकी ट्रेनिंग कोई स्पेशल नहीं होती। पुलिस में ट्रेनिंग आप देखेंगे 6 महीने 9 महीने और ऐसी होती है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हुआ तो 21 दिन या फिर 21 से 30 दिन के बीच की ही ट्रेनिंग होती है। इतने दिनों में ही जो मेन बेसिक वर्क होते हैं वो चीज समझा दी जाती है। इसी के साथ कहें कि प्रमोशन वही पुलिस जैसा होता है लेकिन बहुत लेट लतीफी से होता है, धीरे धीरे चीजें चलती है। फैसिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस जगह पर भी रहेंगे वहां पर आपको शासकीय रूप से रहने को चीजें मिल जाएगी। सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसके तहत आप फैमिली के साथ में रहे, जो भी आपको चीजें चल रही है। एक अच्छी बात इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति आबकारी आरक्षक बन जाए, आबकारी आरक्षक बन जाता है, और यदि इसकी जो ड्यूटी होती है 7-8 घंटे की, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ड्यूरेशन की, जब भी इनके पास फोन आ जाता है तब आपको दबिश में जाना, तो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, लेकिन 7-8 घंटे का ही वर्क चलता है। इसी के साथ में जो बच्चे और अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं आगे भी, तो आप आबकारी आरक्षक की पोस्ट के साथ में आगे भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आगे भी बहुत अच्छे से एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक आपका लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उतने में जॉब करना है, बाकी आपको घर पर ही रहना है आराम से, कोई ज्यादा ये नहीं होती, पब्लिक से ज्यादा फेस करना ही नहीं है, तो इतना समय समय पर ज्यादा ड्यूटी भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि होता है, और एक बात कहे, जब भी कहीं पर वीवीआईपी ड्यूटियां लगती है, बिल्कुल एक कार्य ये भी होता है कि जब भी कहीं पर वीवीआईपी ड्यूटियां लगती है तो वहां पर जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनसे खाद्य से रिलेटेड जो चीजों को अरेंज करना होता है वो आबकारी डिपार्टमेंट का ही होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से चीजें चल पा रही है या नहीं हो रही है, तो इसके साथ में आप आगे भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आबकारी आरक्षक की, आप बहुत अच्छे से जुड़े, तैयारी करें। अभी हमारी दीपश्री एकेडमी की न्यू बैचेस भी 5 मार्च से स्टार्ट होने वाली है आबकारी आरक्षक की। आप इसमें इस लेवल की तैयारी करें, इस लेवल की तैयारी करें कि मैं आपसे फिर कहूं, इस एग्जाम का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 85 प्लस ही होगा, जनरल कैटेगरी का 85 प्लस ही होगा। साथ ही मेरा एक नॉर्मलाइजेशन का वीडियो डाला है, आप उसमें भी देखेंगे कि जनवरी 2025 के बाद में होने वाली एग्जामों में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के रूल को चेंज कर दिया है कि अब जो चेंज हुआ है उसके अनुरूप होगा। तो जो भी बच्चे आबकारी आरक्षक की बैच करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में। साथ ही यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। खंडवा नाका पर क्लासेस संचालित हो रही है, तो आप बिल्कुल जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़े। 5 मार्च से हमारी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। और भी आगे की इंफॉर्मेशन के लिए साथ ही हमारी अभी एमपीएसआई की बैच आने वाली है। आबकारी आरक्षक की जो राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर क्लास लेते आ रहे हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो था, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी आबकारी आरक्षक से रिलेटेड, और जो बच्चे आबकारी आरक्षक से रिलेटेड जानना चाहते थे उनकी पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप करें बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो नमस्कार साथियों।